अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी मैगज़ीन फॉरेन पॉलिसी ने भारत को दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया था। फॉरेन पॉलिसी ने यह भी लिखा था कि भारतीय दहशतगर्दी की स्टोरी तारीख़ी तौर पर दुनिया की नज़रों से ओझल रही है, लेकिन अब पाकिस्तान भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत एक बार फिर से सामने लाया है। इससे पहले भी पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी के जो सबूत है इस पर बात कर चुका है। भारत के इस मकरू चेहरे पर यकीनन अब ज्यादा देर नकाब नहीं रहेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में भारत का पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सारा कट्टा छट्टा खोलकर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशतगर्दों को माली मुआवनत इमदाद फराहम करने के सबूत मौजूद हैं। APS सानहे में भी भारत मुलव्विस था। APS हमले का मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में था। और ये सिर्फ दावे नहीं है, पाकिस्तान के पास भारत से की गई फ़ोन कॉल्स के तमाम सबूत भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इंटरव्यू में मजीद कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक पड़ोसी मुल्क में मौजूद सिफारत खाने के जरिए चाइनीज़ काउंसलेट, PC ग्वादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भी करवाया, जबकि चीनी काउंसलेट हमले में मुलव्विस असलम अच्छू के प्राइमिस अस्पताल न्यू दिल्ली में इलाज के सबूत भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एक और हैरानकुन इंकशाफ ये किया कि अभी हाल ही में रॉ अफसरान की निगरानी में अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को ज़म किया गया और इसके लिए $10 लाख दिए गए, जबकि भारत के अंदर निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात उठाते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ का ये कहना था कि समझौता एक्सप्रेस जैसी दहशतगर्दी में मुलव्विस हिंदू परस्त दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी अदालतों ने रिहा कर दिया। ये कैसा इंसाफ है? इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारत पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत के हिंदुत्वा हुकूमत की जो जालिमाना पॉलिसीज़ हैं ये रास्ते में हायल हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं, जिनमें पहली शर्त यह है कि मकबूजा कश्मीर के जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी फौजी मुहासरे का खात्मा किया जाए। तीसरी शर्त यह है कि मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लिए लागू कानून को ख़त्म किया जाए। चौथी शर्त यह है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए, जबकि आखिरी और सबसे अहम शर्त बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। इन शराइत के अलावा भारत से कभी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जिस ज़बरदस्त तरीके से आपने आज भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया है, ख़ासकर 5 अगस्त के जो गैर कानूनी भारतीय इक़दामात हैं कश्मीर में, उसके बाद किसी भी पाकिस्तानी सीनियर ऑफिशियल का भारतीय मीडिया को ये पहला इंटरव्यू है। हम भी इसी से शुरुआत कर लेते हैं 5 अगस्त के इक़दामात से। डॉक्टर साहब, जो आपके आज के इस इंटरव्यू में भी जिस पर बात हुई, बार बार और आज भी ये कहा गया कि जो कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर का, ये ज़ाती मसला कहा गया, इंटरनल मसला बार बार कहा गया। जब आपसे बार बार ये बात की जा रही थी, सवाल ये किया जा रहा था, ज़रा मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया को बताइए कि इस ढिठाई पर आपने भारत को आईना कैसे दिखाया इस सवाल पर? ये शाज़िया, आज जो है ना थोड़ा सा हदफ मुश्किल था, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 2 बातें बावर करानी थी और इसीलिए फ़ैसला हुआ कि इंटरव्यू देना चाहिए जब उनकी दरख्वास्त आई। एक कि हम अमन के लिए खड़े हैं, वो 1 कदम लें हम 2 लेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल रियासत हैं। दूसरा कि अमन हासिल करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक ऐसे इक़दामात चाहिए जिसमें कोई नज़र आए कि नीयत है आगे चलने की। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उनके सामने रखनी थी। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मेरा ख्याल है किसी हद तक हमें कामयाबी हुई, हालांकि मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं सिस्टम में जो शायद ये कर सकते थे। लेकिन इसमें जहाँ तक इंटरनल की बात है, देखिए उनको बड़ी वाज़ेह तौर पे बात हमने समझाने की कोशिश की है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस को मानते नहीं, वो आप कभी भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मान रहे। अब आपने बिल्कुल ही खुल के कह दिया कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, शिमला मुआहिदा सारी दुनिया को कहते रहे 1972 के बाद कि नहीं बायलैटरल है तो हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा,
तो जब आपने यूनिलैटरल इकदाम उठा लिया, खुद फैसला किया परमानेंट चेंज का 5 अगस्त को, तो किधर गया आपका शिमला? और मैंने उनको उनके अपने आर्टिकल्स कोट करके बताया। और तीसरा, आप कहते हैं यूनिलैटरल, तो भाई अगर यूनिलैटरल करना है, पहले तो इसका मतलब है कि आप बैनुल अक़वामी कवानीन को मानते नहीं। दूसरा, मुझे ये तो दिखाएं कि वो कौन सा यूनिलैटरल है, किसके लिए है। आप 2 लाख के करीब पहले वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस लेके आए, उसकी गाब में आपने ये किया, वरना तो हो ही नहीं सकता था। साल गुजरा, कर्फ्यू लगाना पड़ गया। फारूक अब्दुल्ला साहब प्रो इंडियन सारी हुकूमतें वहां चलाते रहे, कश्मीर में आके कहते हैं जी हमें चीनियों के नीचे कर दें, हिंदुस्तान के नीचे नहीं आएंगे, हम इंडियन नहीं हैं, नफरत करते। तो भाई जब ये मामला पहुंच गया तो कौन सा मतलब किधर है? और चौथा तो लेवल होता ही कोई नहीं दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पे। तो ये उनसे बात की है कि इंटरनल आप जो मर्जी कहें, लेकिन आपने अब एक रोग स्टेट का जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक वो अपना लिया है। इस सब के बावजूद मैं उनको बार बार ये कहता रहा, मैं आपसे बात अमन की करने आया हूं, आने वाले कल की करने आया हूं, वो बात करें मेरे से। उस पर बात ही कोई नहीं थी। 12 साल पहले ये हुआ, 18 साल पहले ये हुआ, तो 100 साल पहले ये हुआ। और यही अल्लाह का शुक्र है, इसी से पता चल जाता है कि उनकी पोजीशन कहां और कितनी कमजोर है, कि उनके पास कोई बात नहीं थी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सवाल बार बार उठाया गया वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान को जो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब जो प्रोविंशियल स्टेटस देने की जो बात हो रही है, अभी सिर्फ जो बात हो रही है, इससे क्यों भारत ये समझता है, क्यों जोड़ा है जो जम्मू कश्मीर का जो स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग्स हैं जो 5 अगस्त के इकदामात के बाद, क्यों भारत इसको और गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान करने जा रहा है, ये हमारी सोच है, इसको सेम क्यों समझ है, फिर इसको शिमला एग्रीमेंट से भी भारत जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका क्या जवाब है? एक तो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है, करण थापड़ जो है यूजुअली बड़े मेजर्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, आज वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, तो उससे साफ जाहिर है और हमें कुछ पता भी है। तो बहरहाल चले, जो भी उन्होंने बात की, देखिए इसमें असल जो सवाल उठता है वो ये है कि वो बार बार गिलगित बल्तिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो मकबूजा कश्मीर में एक नैरेटिव चला रहे हैं कि जी भारत और पाकिस्तान में तो हो गया सौदा, और वो ये है कि आप उधर तो हम इधर, तो अब जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं वो तो बस इंडिया के साथ हैं और सौदा। इस पे उन्होंने आर्टिकल भी लिखवाया, ये बात भी, तो उसको वाज़ेह करना जरूरी था कि जनाब पहली तो बात है सौदा तो हो ही नहीं सकता, लाइन ऑफ कंट्रोल ही तो मसला है, उसको कैसे सोल्यूशन को बना सकता है ये तो आप भूल ही जाएं। दूसरी बात यह कि कश्मीरी इंसान है, मैंने बार बार कहा द ह्यूमंस कॉल्ड कश्मीरीज, क्योंकि आप तो उनको जानवर समझते हैं। और जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, पहली चीज है कि कुछ हुआ नहीं, अभी तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। दूसरी चीज, जो भी फैसला होगा वो यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा और अवाम जो वहां की चाहती है उसको सामने रख के होगा। तो आप भी वो फैसला कर लें जो उधर की अवाम चाहती है, जो मकबूजा कश्मीर की, कराएं कल प्लेबिसाइड, पता लग जाएगा मसला क्या है। तो ये हमारा इस पे जवाब था और हम उसी पे खड़े हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कुछ हमारी भी गलतियां हैं। देखिए ये नहीं होना चाहिए ऐसे कि एक बात हो, पब्लिक डिबेट, और फिर वो जिसको माइक मिल जाए वो अपनी तकरीर शुरू कर दे। हुई है ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जिनसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। जब ये डिस्कशन हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देने की, जो बातें हो रही थी, ऑपोजिशन जमातें इस पर बहस कर चुकी हैं कि जो आप करने जा रहे हैं, भारत को ये कहने का मौका मिलेगा कि जो हम कश्मीर में किया है वो आप करें तो फिर क्या फर्क रह गया, तो इससे कश्मीर का जो मौक़िफ़ है इसको ठेस पहुंचेगी। ये बातें हमारे मुल्क में हो चुकी हैं। बस ये हैं जी बदकिस्मतियां, कभी किसी के पास मौका आए तो किसी के, अगर इन्फॉर्म्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर पहले जरा समझ लेना चाहिए, उससे बैनुल अक़वामी सतह पे हमारी पोजीशन। देखें आज का सवाल ही ना आता अगर यहाँ ये बहस ना हुई होती, जो कि बहस गलत है क्योंकि कोई फैसला हुआ ही, भाई जब फैसला होगा तो आगे चलेंगे ना। तो अभी तो हम राय तो आवाम की होगी, यूएन रेजोल्यूशन हमारे सामने। बहरहाल ये बस इस वक्त ऐसे ही है मामला, वो मकबूजा कश्मीर में हालात इतने ख़राब हैं। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी एहलकार के हैसियत से बैठा हूँ तो मुझे तो ये भी तो हो सकता है ना, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपके साथ ये हो रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है अपने साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई हमें तो आगे बढ़ना है, हम तो चाहते हैं अमन आए, और मैं क्यों नहीं चाहता कि हिंदुस्तान ये जिस तरह कर रहा है करे, क्योंकि वहां पर इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। कश्मीरियों को जानवर बनाया हो तो एक दिन की अजियत भी नहीं होनी चाहिए। हमारा तो सारा पर्सपेक्टिव ही ह्यूमैनिटेरियन है कि टेरिटरी का तो बिल्कुल डिस्प्यूट है, लेकिन उन इंसानों को इंसान तो रहने दें कम अज कम।
डॉक्टर साहब, आपका एक और बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज किया कि आप जो गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के स्टेटस से जोड़े हैं, भाई वहाँ तो आप लोगों ने लाखों फौजी तैनात किए हुए हैं, लाखों की फौज आपने लाकर बिठा दी है, वहाँ तो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, इंसानों पर जुल्म हो रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम तो सोच भी नहीं सकते जो आप कश्मीर में कर रहे हैं। तो इस पर क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, जरूरत नहीं है ना, उधर जरूरत है, उसके बगैर वो कर नहीं सकते, इधर जरूरत नहीं है। रिएक्शन पता नहीं, आज मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट ही वाज नॉट हिमसेल्फ एंड मे बी नॉट सेइंग व्हाट ही वुड हैव सेड। तो ठीक है, वो उनका सिस्टम आजकल ऐसा ही है, वहाँ कोई किसी किस्म की स्पेस नहीं है। बहरहाल ये उनका मसला है जी। हमें जो सवाल आए उनके हमने अपने प्रिंसिपल जवाब दिए, अल्लाह का बड़ा करम है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि भारत के भी सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने जो बामायनी मीनिंगफुल डायलॉग्स के लिए जो शराइत रखी, जो आपने आज अपने इंटरव्यू में बात की कि मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों की फौरी रिहाई, मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी फौजी मुआसरे का खात्मा, 4-5 शराइत आपने अपने इंटरव्यू में बात की, इस पर उनका क्या माइंडसेट आपको नजर आया? आपको बताऊं, भारत का एक मसला है। आप इस वक्त वो होता है ना राइडिंग द टाइगर, वो एक ऐसी लाइन पे चल पड़े हैं कि कमिटमेंट ट्रैप है। अगर वो सही चीज करते हैं, नजर उनको देखें, अगर हमें पता है तो उनको नहीं पता कि क्या हालात हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, उनको नहीं पता कि ये बैकफायर कर गया, उनको नहीं पता कि रिवर्स तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये मान जाते हैं तो सारी आरएसएस की बेस खत्म हो जाती है, तो पीछे रहता क्या है सियासत में इस वक्त की हुकूमत के पास। अगर वो नहीं करते तो कश्मीर में इम्प्लोजन हो जाता है, क्योंकि वो जहां पहुंच गया है, अगर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहा है तो बाकी तो आप खुद ही सोच लें। तो ये वो फंस गए हैं। तो इसलिए रिएक्शन यही है कि जी नहीं, ये तो रिवर्स तो हो नहीं सकता। तो मैंने उनको यही कहा, भाई अगर नहीं हो सकता तो फिर बाय फोर्स हो जाएगा, तो खुद ही अपनी इज्जत बचाएं, सोच लें। बट ऑफ कोर्स एक साफी ने तो नहीं बताना था कि क्या उनकी पोजीशन है, वो तो हुकूमत ही बताएगी। लेकिन मुझे यही नजर आता है कि वो बिल्कुल इस वक्त फंसे हुए हैं, रास्ता चाहिए। मैं तो इस हद तक जाता हूं, कोई अपने लिए फेस सेवर ढूंढ ले। देखें, ऐसा मुल्क जहां पे एक न्यूक्लियर दूसरी न्यूक्लियर पावर से आपने तकरीबन जंग की हो, पायलट आपका गिरा हो, आपकी जो है वो लान तान हुई हो, मलामत हुए हो, उसके बाद वो पायलट वापस किया जाए गुडविल जेस्चर में, और आप उस पूरे क्राइसिस का नैरेटिव ये बना लें कि हिंदुस्तान जीत गया और उस पर इलेक्शन जीत जाए। ऐसी कॉन्कॉक्शन हो सकती है, या ऐसी मनगढ़ंत कहानी बन सकती है। आई एम श्योर वहां कश्मीर के लिए भी आपको फेस सेवर बना के रिवर्स कर सकते हैं, कर लें, आपका फायदा है, आगे चलें। अमन तो इसी तरह ही आ सकता है, और तो कोई तरीका नहीं, बैठ के बात होगी। और 3 पार्टीज हैं। आप समझते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग्स के लिए बामकसद मुज़ाकरात जिन्हें हम कहते हैं, उससे पहले बैकडोर डिप्लोमेसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस सिलसिले में भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात आने वाले वक्त में हो सकती है? नहीं जी, अभी कोई ऐसे किसी किस्म का इम्कान, किसी किस्म का प्लान, मैंने वही बात आपके सामने रखी है ना कि कुछ चीजें हैं, होंगी तो हम तैयार हैं, नहीं होंगी इसलिए बात करनी है कि दुनिया को कहना है जी बस सौदा हो गया, बातचीत हो गई, सब ठीक हो गया, तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 16 अक्टूबर के जलसे से पहले मुल्क में सियासी बयानिए की जंग का आगाज़ हो चुका है। एक तरफ वज़ीर आज़म टीवी इंटरव्यूज़ और अवामी तकरीबात के ज़रिए अपोजिशन का जो एजेंडा है इसको हदफ़े तनकीद बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन रहनुमा भी मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि हमारा जो मुकाबला है ये इंतहाई कमज़र्फ लोगों से है, जिन्हें रिश्तों की पासदारी का लिहाज नहीं है और वो सिर्फ इंतकाम की आग में जल रहे हैं। वालदा के इंतकाल और वालिद की तबीयत ख़राब होने और फिर उनके बैरून मुल्क इलाज के लिए रवानगी तक मैं खौफ में मुब्तला थी कि मेरे कुछ कहने से कहीं वालिद पर कोई सख्ती ना आ जाए। मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए के हवाले से ये कहा कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं है, लोग जानबूझकर इसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया करार देते हैं, जबकि नवाज शरीफ ने हमेशा किरदारों के हवाले से बात की है, ना कि इदारों की बात की है।
दूसरी तरफ नाजरीन, आज एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी गई है। अगर PDM के जलसे की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत पर अपोजिशन के बैनर्स, पोस्टर्स और होल्डिंग्स उतारने के साथ साथ कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे मारने की शिकायत सामने आ रही हैं। इस जलसे की कामयाबी PDM तहरीक के लिए कितनी ज़रूरी है और क्या इस जलसे के बाद PDM तहरीक जो है एक मोमेंटम बन सकता है, तहरीक कामयाबी की तरफ गामजन हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ये कहा कि कायद नवाज शरीफ अपने बच्चों को लंदन में रखें और इधर मुल्क के बच्चों को जलसे में शिरकत के लिए दबाव डालें तो इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या होगी। पीपल्स पार्टी कोरोना की वजह से लॉकडाउन की बातें करती थी, लेकिन अब वो कराची में जलसा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर ऑपोजिशन की जो तहरीक है, जो जलसे इनको मुतासिर कर सकती है, ऑपोजिशन और हुकूमत के पास कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो वे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ायत साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ायत साहब आपका। सुहेल वड़ायत साहब, कल मरियम नवाज़ ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हुकूमत के ख़ात्मे के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने जनवरी तक का जो है ना वो हतमी तारीख दी है, डेट दी है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत का बहुत पहले जो काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत अपने घर चली जाएगी। आपको क्या लगता है ऑपोजिशन में इतना दमखम है कि ये हुकूमत को घर भेज सके या सिर्फ बादल गरजेंगे बरसेंगे नहीं? देखें, मुझे शादिया साहबा यूँ लगता है कि अपोजिशन को तो ये कहना चाहिए कि जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी उंगली खड़ी करते थे एम्पायर की, इमरान खान साहब भी कहते थे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमतें जलसे जुलूसों से नहीं जाती और इसके लिए वाकई इन्हें ऐसी तहरीक चलानी पड़ेगी कि जो हुकूमत को हिला कर रखते। जलसे जुलूस इन्हें हिलाएंगे तो सही, लेकिन उखाड़ नहीं फेंकेंगे। तो ऐसी तहरीक चलानी पड़ती है जो हुकूमत को उखाड़ फेंके। ऐसी तहरीक सिर्फ 1970 में चली है, उसके आगे पीछे हमने कोई ऐसी तहरीक नहीं देखी जो किसी हुकूमत को निकाल सके। हुकूमतों को हिला देती हैं तहरीकें, इनकी तहरीक भी हिला देगी, लेकिन सियासतदान हमेशा खुशफहमी में रहते हैं, उन्हें रहना भी चाहिए। जैसे इमरान खान भी कहते थे कि ये हुकूमत जा रही है, इसी तरह मरियम को भी हक है कि वो कहें, और हो सकता है उन्हें कोई ऐसी आस हो, ऐसी उम्मीद हो जिसका हमें पता नहीं। तो हुकूमत को घर भेजने के लिए 1970 वाले हालात पैदा हों तो ये हुकूमत घर जा सकती है, वैसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि 5 साल हुकूमत को मैंडेट अपना पूरा करना चाहिए। हाँ। लेकिन हुकूमत की कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं कि वो अपोजिशन को भी साथ मिला के चले, लेजिस्लेशन करे, अवाम का ख्याल करे, तो तभी जाकर उसके ऊपर जो ट्रस्ट है 5 साल का, तभी वो पूरा हो सकता है। अगर लेकिन हुकूमत ये ट्रस्ट पूरा ना करे तो फिर जाहिर है उसको चैलेंज हो जाता है। अपोजिशन तंग आ गई है कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उनका एहतसाब हो रहा है और एहतसाब भी विक्टिमाइजेशन की हद तक हो रहा है, इसलिए वो भी अपना काम करने में हक बजानब लगते हैं। आपको लगता है हुकूमत इस तहरीक को, इन जलसों को अपने लिए एक चैलेंज समझ रही है? वो तो कहते हैं भाई हमें कोई डर खौफ नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो है इस वक्त महंगाई। अगर उनके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है तो फिर आप देखें कि किस तरीके से पंजाब हुकूमत ने अब तक सूबे में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तबादले किए हैं। गुजरांवाला में नया सिटी पुलिस ऑफिसर ही उन्होंने जो ना लगा दिया है, पुराने वाले को जो है ना वो बदल दिया है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खौफ तो है, कहीं ना कहीं चैलेंज तो समझ रही है इन इक़दामात से, लग रहा है हुकूमत को? जी डेफिनेटली, ये तो कहना बिल्कुल हकीकी नहीं होगा कि हुकूमत को ख़तरा नहीं है। और दूसरा, गुजरांवाला गढ़ है, लाहौर गढ़ है PMLN का, ये जलसा अगर इन्होंने रोका ना, महदूद ना किया तो ये बहुत बड़े जलसे होंगे और इनका ज़ाहिर है सियासी असर पड़ेगा और ज़ाहिर है सियासी असरात में अपोजिशन का हौसला बढ़ेगा और हुकूमत का हौसला टूटेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हुकूमत हौसला कर गई और इसने बर्दाश्त कर लिया जैसा कि करना चाहिए, तो फिर हम भी ये कहेंगे कि हुकूमत ने बड़ा जमहूरी रवैया रखा और जलसे जुलूस होने दिए ओपन हैंडेड। लेकिन अगर रास्ते में रुकावटें डाली तो जाहिर है हुकूमत के जमहूरी रवैयों पर भी सवाल उठ जाएगा। कहीं कोरोना ही रुकावट ना डाल दे। कोरोना की दूसरी लहर ने तो वो आपको पता है कि बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि दूसरी लहर
शुरू हो सकती है। आज एनसीओसी ने बल्कि सिफारिश कर दी है कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए। आपको लगता है कि अगर कोई ऐसे मजमे को मुख्तसर करने की कोशिश की तो बहुत ठेस पहुंचेगी ऑपोजिशन की इस तहरीक को? या इट्स टू लेट। एनसीओसी की ये जो वार्निंग है ये टू लेट है, क्योंकि जलसे हो सकता है लोग खुद एहतियात करें, मास्क पहन लें। अब तो यही होना चाहिए कि खुद एहतियात करें, मास्क पहन लें और थोड़ा थोड़ा फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। जलसे में ये गुंजाइश मौजूद होती है कि आप इतनी बड़ी जगह होती है कि आप जगह रख सकते हैं, लेकिन जाहिर है इस तरह के इक़दामात से कोरोना के फैलने का इम्कान तो बढ़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कल आपने शायद नवाज शरीफ साहब का ट्वीट देखा हो जो 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ के कू के हवाले से उन्होंने कल ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक कोट भी उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद जो ट्वीट था उसमें कहा कि 72 साल पहले स्टाफ कॉलेज कोयटा में कायदे-आज़म की हिदायत पर अमल किया जाता, ना सकूते ढाका जैसा सानिया होता, ना 12 अक्टूबर 1999 जैसी बगावत होती, और ना ही अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस को फतह किया जाता। इसलिए हम कहते हैं वोट को इज्जत दो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सुहेल साहब, क्या नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया है ये एक ट्वीट से जस्टिफाई होता है? अगर नवाज शरीफ 80 की दिहाई में जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलकर जो उन्होंने सियासत की, जो कुछ उन्होंने एक आमरीत को सपोर्ट करने में जिस तरीके से हेल्प किया उसका हिस्सा रहे, क्या हिस्ट्री को के उतने हिस्से को आप निकाल कर क्या तमाम बाकी सियासत को, सियासतदानों को मौरूद इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते सुहेल साहब? इसका नुकसान उस वक्त का क्या नुकसान जमहूरियत को नहीं हुआ आज? शादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तारीख से कोई चीज़ भी निकाली नहीं जा सकती, लेकिन तारीख में लोगों ने अपने किरदार पर नज़रसानी की है। कायदे-आज़म भी एक ज़माने में कांग्रेस में थे और फिर वो मुस्लिम लीग में आए। इसी तरह चर्चिल के बारे में, चर्चिल ने कई सियासी जमातें बदली, कई नुक्ता है नज़र बदले। तो दुनिया में एवाल्व तो चीज़ें होती हैं, एवोल्यूशन होता है, लोग अपने नुक्ता नज़र को बेहतर करते हैं। असल सवाल ये होता है कि आपका आखिरी नुक्ता नज़र क्या है, आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो नवाज शरीफ जिस नतीजे पे भी पहुँचे हैं अब उसको देखना पड़ेगा। उनकी माजी की गलतियों को हम क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, उनकी शख्सियत को हम ये कहते रहेंगे कि आपने माजी में ये गलतियाँ की हैं, लेकिन जब हम उनका हाल का नुक्ता नज़र देखेंगे तो जाहिर है उसके ऊपर भी अपनी राय देंगे कि उनका अब जो मौजूदा नुक्ता नज़र है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रो डेमोक्रेसी और प्रो सिस्टम है। आपको नहीं लगता जब वो जिला वतनी में थे यही इनकलाबी बातें और ऐसे ही बयानिए वो तब भी अपनाया करते थे? लंदन में सहाफ़ियों के साथ जब वो बातें करते थे, मुलाकातें करते थे, यही इनकलाबी रवैया तब भी था सुहेल साहब? ये दुरुस्त है कि जब वो इक़्तिदार में आए तो प्रैग्मेटिस्ट हो गए, अमलियत पसंद हो गए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस अमलियत के पसंदी के बावजूद उनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था बिल आखिर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा गया, और बिल आखिर उनका अंजाम भी तमाम तर अमलियत प्रस्ती के बावजूद उनका अंजाम तो वही हुआ कि वो बिल आखिर तसादम हुआ और वो निकल गए इक़्तिदार से। तो इसलिए हमें जो अल्टीमेट नतीजा है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ थे। अब मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के तर्जुमान की हैसियत से पहली दफ़ा ज़ुबैर साहब मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, हुकूमत ने तो पूरे मुल्क में जलसों की इजाज़त दे दी है, फिर भी अपोजिशन को एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कॉर्नर मीटिंग्स के हवाले से, जलसों के हवाले से। क्या आप लोगों के एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? हुकूमत तो कह रही भाई जलसे करें आप। इवन के NCOCC ने आज कहा कि कोरोना की वजह से आप जलसों पे, इज्तिमात पे पाबंदी लगाएं। हुकूमत ने कहा नहीं, हम अपोजिशन को कमज़ोर होने का, मजलूम बनने का मौका नहीं देंगे। मतलब एक तो हुकूमत की पॉलिसी क्या होती है हमें नहीं पता। देखें, ये हुकूमत को भी बड़े अच्छी तरह से पता है कि जलसे को खराब करने के क्या तरीक़ेकार होते हैं।
जब आप कहते हैं कि जी कॉर्नर मीटिंग आप कर रहे हैं, आपने फलानी इजाजत ली थी, फलानी चीज की थी, बैनर यहाँ लगाने की इजाजत दी थी, कितना बड़ा बैनर लगाना था उसकी इजाजत दी थी, ये सारे वो हथकंडे होते हैं जो कि आप हर डिक्टेटर इस्तेमाल करता है जब उसने रोकनी होती है एक पॉपुलर मूवमेंट को। और वो ये हुकूमत भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। हुकूमत ये क्यों कहती है कि हम इजाजत देंगे, हम रोकेंगे नहीं? मतलब हुकूमत के पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रोकने का? एक तो ये हुकूमत पहली हुकूमत है जिसके वजीर आजम को ये नहीं पता कि उनके राइट्स हैं क्या, वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। हर रोज आपने देखा ना पिछले 2 साल से मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और इस दफा भी ये एक तकरीर में कहा कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो मैं उनको भेजूंगा जेल, और उस जेल में भेजूंगा जहां आम लोग रहते हैं। पहली बात ये, वजीर आजम के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कौन सी जेल में जाना है किसी को, चाहे मोहम्मद जुबैर हो या XYZ। ये एक कानून में तरीकेकार डिफाइंड है। ये इमरान खान वो बादशाह नहीं है इस मुल्क के। इनको ये गलत फहमी हो गई है कि ये बादशाह हैं, जिस तरह किसी मुल्कों में होते हैं जिनके पास टोटल कंट्रोल होता है, जो मर्जी करना हो। तो वजीर आजम कौन है कहने के लिए कि जी मैं नहीं? तो जुबैर साहब, क्या कानून की पाबंदी इसमें इजाजत इंतजामिया से लेना जरूरी नहीं होता? अगर कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, कहीं आपने बड़े बड़े बैनर्स लगाने हैं, तो उसको कुछ SOPs को फॉलो नहीं करना होता? बिल्कुल करना होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप उसको इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि जी आप हमने कॉर्नर मीटिंग करनी है कल, तो कहेंगे जी देखिए आपको 1 हफ्ता पहले बताने। तो भाई आप जब तक, चाहे आप बिजनेस हो चाहे कोई और चीज हो, आप हुकूमतों का काम होता है फैसिलिटेट करना, रुकावटें नहीं डालना। अगर आप कोई रुकावट डालने वाली पॉलिसी करते तो फिर बिजनेस भी नहीं चलता। अगर आपने किसी को इजाजत नहीं देनी कोई चीज इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की, तो आप 100 बहाने कर सकते हैं, और पता चल जाता है कि आप 100 बहाने। हुकूमत कहती है हमारे लिए तो चैलेंज ही नहीं है इस वक्त, हमारे लिए बड़ा चैलेंज महंगाई है। हमें क्या, हमें तो कोई खौफ नहीं है इनकी तहरीक से, जितने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं करें, वो तो महंगाई से निमट रहे हैं, वो तो वहां बिजी हैं, क्यों आप इनको इस पे जो है ना वो 2 साल के बाद, 2 साल से ज्यादा हो गया, वजीर आजम साहब ने एक ट्वीट किया। मैं कहता हूँ ये ट्वीट किसी जगह भिजवाना चाहिए जो लेजेंडरी ट्वीट है कि जी स्टार्टिंग दिस मंडे मैं जो है ये कीमतों को कम करने के लिए पूरा अपना टाइम या जितना दिया फोकस करूंगा। वजीर आजम साहब को पहले वजीर आजम बनने से पहले ये नहीं बताया गया था सिलेक्टेड वजीर आजम को कि नंबर 1 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमत की वो प्राइस कंटेनमेंट होती है, और खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड मुल्क में कि जो कीमतें होती है वो तमाम पाकिस्तानियों को अफेक्ट करती है, और खास तौर पर जो निचला तबका होता है। सो अगर चीनी की कीमत 53 रुपए से 110 रुपए होगी, वो जो पाकिस्तानी इस दुकान में जा रहे हैं ना, उसमें कोई खर्च नहीं है कि ये किसकी वजह से, उसकी जेब पर डाका डाल दिया हुकूमत, उसकी जिंदगी बहाल कर रही है। ये इस हुकूमत को समझ ही नहीं आती है, और टाइगर फोर्स को अनाउंस कर दिया कि वो जाके कीमतें चेक करें। मेरा ख्याल है कि ट्राइबल एरिया में जाके हुकूमत करें, जहाँ या स्टोन एज से इन्होंने सीखा हुआ है कि हुकूमत कैसे होती है। भाई देयर इज अ मैकेनिज्म, प्राइस मॉनिटरिंग। आप तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जुमे को एक लॉयर फोरम से उन्होंने खिताब किया, आपका नाम लिए बगैर उन्होंने आपका जिक्र किया। मैं जरा उस पर सुन ले पहले, फिर उसको जरा कमेंट करें। जरा प्ले कीजिएगा प्लीज। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है, अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्ला खमीनी के साथ मिला दिया। आयतुल्ला खमीनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहाँ मिन्नतें कर कर के बीमारियाँ हो गई, 6 बीमारियाँ हो गई, 12 बीमारियाँ हो गई। आयतुल्ला खमीनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियाँ नहीं आया करती थी। आयतुल्ला खमीनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। अब जुबैर साहब जो मिनिस्टर हैं उनके भाई भी आप हैं, तो क्यों मिला रहे हैं अब नवाज शरीफ को आयतुल्ला खुमैनी से? ये हमारी जो ये PTI है ना, ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। मैंने क्या कहा था आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप तय कर लें कि मैंने मिलाया था या नहीं मिलाया था। मैं हामिद मीर के शो में था, उसमें उसने फवाद चौधरी ने ये कहा कि आज तक किसी ने बाहर से बैठ के मूवमेंट रन नहीं की है, ऐसा कोई मॉडल दुनिया की तारीख में नहीं है। मैंने कहा मैं आपको तारीख दुरुस्त कर दूं अगर आपको नहीं पता। आयतुल्ला खुमैनी ने अपनी तमाम मूवमेंट जो थी
शाह ऑफ ईरान के खिलाफ फ्रांस में बैठ गई। शाह ऑफ ईरान का जहाज उड़ गया था और उसके बाद वो लैंड किए थे तेहरान एयरपोर्ट पर खुमैनी। ये मिलाना कहाँ से होता है? मैंने तो कभी भी नहीं कहा। और दूसरी बात ये, मुझे तो ये भी नहीं पता खुमैनी साहब को निहारी पसंद थी, दाल पसंद थी, उनको पसंद थी या नहीं, नवाज शरीफ साहब को नहीं, पसंद थी? मैं आपको सॉरी सुन लें, अगर खुमैनी साहब को खाने का बहुत शौकीन थे तो क्या उनकी जो वो ग्रेटनेस थी वो कम हो जाती? नहीं, इमाम खुमैनी वो इमाम खुमैनी फॉर व्हाट ही वाज। लेकिन वो कहते हैं कि वो उनको बंदूक की नोक पे भेजा गया, यहाँ तो मिन्नतें कर करके। मैंने ये तो अच्छा, जब बंदूक की नोक पर भेजा था 2000 में, उस वक्त बंदूक की नोक पर नहीं भेजा था। नहीं, वो तो एक मुआहदा नहीं था, वो तो डील नहीं थी, वो डील नहीं थी यार। तो इमाम खुमैनी को जब मैं अब अगेन ये उसमें नहीं जाना चाहता, वो डील क्या, जब आप जेल में बैठे होते हैं, मिलिट्री रूल होता है, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती। आप लोग भी जब हमारे से सवाल पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं जैसे हम स्विट्जरलैंड में बैठे थे। तो मियां नवाज शरीफ लंदन भी चले गए, और भाई जब इंसाफ के तकाजे आप स्विट्जरलैंड और बरतानिया जैसे कर देंगे तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी तारीख में कभी भी पॉपुलर लीडर के साथ, वो जो हिलरी क्लिंटन ने आज कहा है ना डीप स्टेट के हवाले से, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी को एक्साइल में भेजेंगे, जब आप किसी को कत्ल करवा देंगे, कभी किसी को हैंग करवा देंगे, किसी को फारिग करवा देंगे, तो वो कोई अच्छी मिसालें नहीं है। और ये अगर हमने समझ लिया कि आज से पाकिस्तान जबरदस्त बन गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं, और जिस तरह से नैब और हुकूमत पाकिस्तान की इमरान खान के अंदर जिस तरह से क्लास ली गई है, वो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेरिट और शफाफियत की धज्जियां तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी खूब उड़ाई जा रही हैं, और मुल्की मफाद का सोचने वाले जो अफसरान हैं उनको उनके ओहदों से हटाया जा रहा है। हमने अपने ही प्रोग्राम में 17 सितंबर को ये खबर ब्रेक की थी कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक कराची से लाहौर गैस पाइपलाइन $1 अरब में तामीर की जा सकती है, जिसमें सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 25% मुनाफा भी मिलेगा, जबकि इससे इसी गैस लाइन की तामीर के मंसूबे का तखमीना पहले $2 अरब 70 करोड़ लगाया गया था। यानी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की सिफारिश पर अगर अमल किया जाता तो पाकिस्तान को $1 अरब 70 करोड़ की बचत होना थी, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन अयूब चौधरी ने यह मंसूबा $1 अरब की लागत में तामीर करने के हक में एक नोट भी लिखा था। अब जराए का यह दावा है कि $1 अरब में मंसूबे की तामीर के हक में नोट लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर समेत ये मंसूबा रूस के हवाले करने के लिए सरगर्म कई और अफराद जो हैं ये एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन से अब नाराज़ हो गए हैं, और उन्हें यह मंसूबा रूसी कंपनी को अवॉर्ड करने की राह में रुकावट तस्वुर किया गया, जिस पर यही आला हुकाम मुतहरिक हुए और मुल्की और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इस अफसर अयूब चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम के ओहदे से अब फारिग कर दिया गया है। सवाल ये है कि आला हुकाम का यह मंसूबा ज़बरदस्ती रूसी कंपनी को क्यों देना चाहते हैं? क्या अब ये गैस पाइपलाइन $1 अरब की बजाय $2 अरब 70 करोड़ में तामीर की जाएगी? दूसरी तरफ एक और अहम खबर ये कि नैब रेफरेंस के डर से तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए पॉलिसी और रूल्स दोनों तब्दील कर दिए। इस पर भी हम पिछले हफ्ते स्टोरी कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं आपसे। ये गाड़ियां अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, वजारतों और VVIPs के ज़ेर इस्तेमाल रहेंगी। हैरानकुन बात यह है कि यही गाड़ियां खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर नैब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी समेत ग्रेड 22 के अफसरान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर रहा है, जबकि बरसर इक़्तिदार अफराद रूल्स तब्दील करके कौम के पैसों से इन गाड़ियों पर जो है ना अब वो सफ़र कर रहे हैं। ये दोहरा म्यार है ज़ाहिर है हुकूमत का। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। सुहेल भट्टी,
जब हुकूमत ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को इस मंसूबे पर काम करने की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि सुई नॉर्दर्न जो गैस कंपनी है ये कराची से लाहौर तक इसी सलाहियत की पाइपलाइन पहले तामीर करने का तजुर्बा भी रखती है। मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हमने अपने इसी प्रोग्राम में नाइट एडिशन में 17 सितंबर को ये खबर ब्रेक की थी कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर 2 अरब 70 करोड़ डॉलर में अब नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ 1 अरब डॉलर में तामीर की जा सकती है। तो आखिर क्या वजह है ये जो लोग नाराज़ हो रहे हैं, हुकूमती जो हुकाम है, आला हुकाम है, क्यों नाराज़ हो रहे हैं, क्यों नहीं चाहते ये लोग कि जो मुल्की मफाद के हक़ में जो है फ़ैसले हों और जो कौम का पैसा बचाया जाए? शादी बहुत परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है, चूँकि पाकिस्तान जिस तवानाई के बहरान से दोचार है, बिलखसूस गैस के हवाले से हमें मजबूरन दरामदी गैस पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, चूँकि कई सालों तक हमने अपनी मुल्की गैस की पैदावार को डिस्करेज किया है, जिसके नतीजे में और कोई और ऑप्शन नहीं कि आपने LNG इंपोर्ट करनी है। नए टर्मिनल 2 मज़ीद लगने हैं, जब नए टर्मिनल लग जाएंगे तो उस गैस ने ट्रांसपोर्ट होकर लाहौर तक पहुँचना है। उसके लिए लाजिम है कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन तमीर की जाए। अब चूँकि GIDC के मद में पैसे भी मिलने हैं, हुकूमत के पास पैसे भी मौजूद हैं, तो उससे पहले 2015 से रूस के साथ हुकूमती बुनियाद के ऊपर इस मंसूबे के ऊपर बातचीत जारी थी। हमेशा ये कंसर्न रहा है मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी कि हायर साइड के ऊपर एक इजाफी कीमत के ऊपर इस पाइपलाइन को उस वक्त भी इसका मुआहदा करने की कोशिश की गई, जो कि तय ना पा सका। अब दोबारा अटैम्प्ट हुई कि $2.7 बिलियन के अराउंड हमें रूसी 2 कंपनियों का कंसोर्शियम है, उसको ये ठेका दे देना चाहिए। लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न अयूब चौधरी साहब, जो कि सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे, और उसके साथ साथ चेयरपर्सन सुई नॉर्दर्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूही साहिबा ने MD सुई नॉर्दर्न को टास्क दिया कि आप वर्किंग कीजिए कि जो गैस पाइपलाइन हम भी तामीर कर सकते हैं, इसके क्या टेक्निकल, लीगल और फाइनेंशियल इसका स्ट्रक्चर होगा। सारी वर्किंग हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें मसूल हुए, और इसके ऊपर अयूब चौधरी साहब ने, जो कि मेरिट, शफाफियत और कौमी दौलत का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्होंने नोट लिखा, पुटअप किया कि हमें ये मंसूबा $1 अरब में हम मुकम्मल कर सकते हैं। चले कुछ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप और इसमें रख सकते हैं, लेकिन $1 अरब और $2.7 अरब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने इसके ऊपर नोट लिखा कि ये बेंचमार्क हम इसे बना सकते हैं, कौमी अदालत का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और उसके साथ जो मुल्की कंपनियां हैं, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी सर्वाइव करेंगी। एक शानदार नोट उन्होंने लिखा। हमने ये खबर ब्रेक की, और आप सुनकर हैरान होंगी कि पेट्रोलियम डिवीज़न के आला हुकाम उनसे इस कदर खाइफ हुए कि अयूब चौधरी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न पॉलिसी थे, उन्हें उनके वजह से हटा दिया गया है। कि कम से कम कीमत में इस प्रोजेक्ट को तामीर करने का नोट लिखा जिस ऑफिसर ने प्लानिंग की, उसको इसकी सज़ा ये मिल गई कि उसको ओहदे से हटा दिया गया। ये सिंसियरिटी है। देखिए, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल लाइन उन्होंने अडॉप्ट की। उनका ये कहना था कि हमने मुल्की दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कम से कम कीमत के ऊपर ये पाइपलाइन बिछानी है, चूंकि अल्टीमेटली इसका खमियाजा अवाम ने भुगतना है, उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा जब इसकी कीमत बैरून मुल्क जाएगी डॉलर में। तो उन्होंने कहा कि हमें मसाबती अमल अडॉप्ट करना चाहिए, हमें एक ओपन बिडिंग कर लेनी चाहिए, जो कंपनी कम तरीन बोली देगी शफाफियत के असूलों के मुताबिक उसको ये ठेका अवार्ड कर देना चाहिए, ताकि ज़र मुबादला की भी बचत हो और कम से कम कीमत के अंदर ये पाइपलाइन तमीर हो सके। अब पैसे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, नॉर्दर्न के पास पहले ही कैपेसिटी मौजूद है कि इस एक और इंपॉर्टेंट चीज वक्त का वो भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ये भी हम अपने प्रोग्राम में ये स्टोरी शेयर कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत ने 2016 में सार्क समिट के लिए खरीदी गई 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियाँ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, मुख्तलिफ वजारतों और VVIPs के ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए पॉलिसी और रूल्स तब्दील कर दिए हैं। पिछले हफ्ते में हमने स्टोरी की थी, ये तब्दील होने जा रहे हैं। आज हम ये स्टोरी दे रहे हैं कि ये पॉलिसी और रूल्स तब्दील कर दिए हैं, जबकि ये गाड़ियाँ खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर साबिक हुकूमत के 2 वज़ीर-ए-आज़म और ग्रेड 22 के अफसर जो है ना, वो करप्शन केस में ज़ाहिर है पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, नैब रेफरेंस भी तैयार कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये हुकूमत भी इस्तेमाल करे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कि इनको सज़ा ना हो, इनके खिलाफ रेफरेंस ना बने, आप पॉलिसी बदल दें, रूल्स ले आएँ, और जब पहले ये काम कर चुके हैं उनको सज़ाएँ मिल जाएँ। तो ये तो बहुत बड़ा दोहरा म्यार है, तजाद है आपकी पॉलिसीज़ में, आपकी सोच में। शादी, ये बिल्कुल दोहरा म्यार है, और नैब की लैंग्वेज के अंदर इसी को ही कहते हैं मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। देखिए, एक वो मामला जिसके अंदर 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नैब ने तहकीकात की, चूंकि पॉलिसी और रूल्स के खिलाफ उन्होंने गाड़ियाँ इस्तेमाल की, नैब ने पूरा केस अपना बिल्ड किया और उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया। ग्रेड 22 के 2 अफसरान को भी उसके अंदर एक्यूज मुलजिम नॉमिनेट किया गया है।
दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी वही गाड़ियां मेरी इतलात के मुताबिक 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा इस्तेमाल हुई। जब हुकूमत को पता चला कि ये पॉलिसी के अंदर इजाज़त नहीं थी, रूल में इजाज़त नहीं थी, और पहले नैब से पूछा गया कि क्या आप हमें इजाज़त दे सकते हैं कि हम इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर लें, नैब ने इजाज़त ना दी तो आप कैबिना आपकी अपनी है, वेल एंड गुड, आप कैबिना में लेके गए, 2016 की सितंबर 2016 का ICC का फैसला तब्दील करवा दिया गया है, रूल्स 1980 के रूल्स तब्दील करवा दिए गए हैं, और अब ये गाड़ियां जो महंगी तरीन गाड़ियां हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल करेगा, VIPs इस्तेमाल करेंगे, ईवान सदर इस्तेमाल करेगा, वफाकी वजारतें इस्तेमाल करेंगी, तो कौमी खजाने के ऊपर, अवाम के पैसों के ऊपर खर्च नहीं बढ़ेगा, गाड़ियों का इस्तेमाल और नई मिसाल कायम की जा रही है मौजूदा हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।